जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 5th सेमेस्टर हिंदी पेपर फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हम काव्य प्रयोजन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से आपका पहला चैप्टर है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस, जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में आपके बुक्स में दिए होंगे, सभी कराए जाएंगे और सबको अच्छे से समझाया जाएगा। साथ ही साथ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हर एक चैप्टर का, हर एक क्लास का आपको नोट्स प्राप्त हो जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं काव्य प्रयोजन के बारे में। काव्य प्रयोजन क्या होता है? जैसे कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम उसका एक उद्देश्य होता है, वह कार्य करने का। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को संपन्न करने का एक उद्देश्य होता है। उसी प्रकार जब काव्य में जब रचना रची जाती है, मतलब लिखता है कोई कवि, तो उसका भी एक उद्देश्य होता है और उसी को काव्य प्रयोजन कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अलग अलग विद्वानों के द्वारा काव्य प्रयोजन के बारे में विचार क्या है। संस्कृत के काव्य शास्त्रों के बारे में जो काव्य शास्त्री हैं उनके द्वारा जो दिया गया है आपको परिभाषा काव्य प्रयोजन का, संस्कृत काव्य शास्त्र में जो प्रयोजन है और हिंदी काव्य शास्त्र में जो प्रयोजन है, और साथ ही साथ आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन जो है उसको हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि संस्कृत काव्य शास्त्र में प्रयोजन क्या है या उनके विद्वानों ने क्या कहा है। काव्य प्रयोजन, काव्य सर्जना में कवि का कोई ना कोई उद्देश्य निहित रहता है। काव्य को लिखने में, काव्य को सर्जित करने में कवि का कोई ना कोई एक उद्देश्य उसमें निहित रहता है। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथकार अपने ग्रंथ का आरंभ करते समय अपने प्रयोजनों का भी उल्लेख कर देते हैं। अर्थात जो प्राचीन ग्रंथकार थे, जो अपना ग्रंथ जब लिखते थे, वो आरंभ करते थे, तो उनका उद्देश्य क्या है, उनका प्रयोजन क्या है उस ग्रंथ को लिखने का, तो वह उसका उल्लेख कर दिया करते थे। इस प्रकार काव्य प्रयोजन उसे कहते हैं जिससे प्रेरित होकर कोई कवि या साहित्यकार अपनी काव्य कृति की रचना करता है। काव्य प्रयोजन किसे कहते हैं? काव्य प्रयोजन उसे कहते हैं जिस चीज से प्रेरित होकर कोई कवि या साहित्यकार अपनी रचना, अपनी काव्य कृति की रचना करता है, वही क्या होता है? काव्य प्रयोजन होता है। तो हमारे सिलेबस में क्या है कि संस्कृत काव्य शास्त्रों में जो प्रयोजन है उसके बारे में पढ़ना है, हिंदी काव्य शास्त्र प्रयोजन पढ़ना है और पाश्चात्य काव्य शास्त्र प्रयोजन पढ़ना है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? संस्कृत काव्य शास्त्र में प्रयोजन। संस्कृत के प्रख्यात काव्य शास्त्रियों में से भामह, रुद्रट, वामन, भोज, कुंतक, मम्मट आदि ने अपने अपने ग्रंथों में काव्य प्रयोजनों की चर्चा की है। संस्कृत के आदि आचार्य भरत के नाट्य शास्त्र में भी काव्य प्रयोजनों के संकेत मिल जाते हैं। मतलब अलग अलग जो काव्य शास्त्री हैं, जैसे कि भामह, रुद्रट और वामन जैसे, और भोज, कुंतक, मम्मट, इन सभी लोगों ने अपने ग्रंथों में काव्य प्रयोजनों के ऊपर चर्चा की है, काव्य प्रयोजन के बारे में बताया है, जो कि हम आगे देखेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं जो हमारे भरत मुनि हैं वह क्या कहते हैं, किसके बारे में? काव्य प्रयोजन के बारे में। भरत मुनि कृत काव्य प्रयोजन क्या है? भरत मुनि के अनुसार नाट्य, उनका जो नाट्य उन्होंने लिखा हुआ, उसमें धर्म, यश और आयु का साधक और हितकारक, बुद्धिवर्धक तथा लोकोपदेशक होता है। क्या? काव्य प्रयोजन जो होता है वह धर्म, यश और आयु का साधक होता है, हितकारक होता है, बुद्धिवर्धक होता है, या तो धर्म के लिए होता है, ये यश की प्राप्ति के लिए, ये यश के बारे में होता है, या आयु के साधक के बारे में होता है, या फिर आपके हितकार के लिए उस काव्य की रचना होती है। तो कुछ न कुछ उसका प्रयोजन, कुछ न कुछ उसका उद्देश्य रहता है। तो उन्होंने क्या बताया? धर्म हो सकता है, यश हो सकता है, आयु का साधक, हितकारक, या आपके बुद्धिवर्धक, या लोकोपदेशक, लोगों के उपदेश के लिए हो सकता है। यही उन्होंने लिखा है कि धर्म यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धिवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतद भविष्यति। उनका जो हिंदी में था उसको हमने आपको पहले ही व्याख्या कर दी। उसके बाद आपको ये उनका लिखा हुआ, उनकी रचना जो है नाट्य में उन्होंने जो काव्य प्रयोजन के बारे में लिखा हुआ है वह हमने आपको बताया। फिर आगे हम देखेंगे भामह कृत काव्य प्रयोजन, अर्थात भामह जी ने काव्य प्रयोजन के बारे में क्या लिखा हुआ है। भामह ने अपने काव्यालंकार में काव्य प्रयोजन पर विचार किया है। किसमें किया है? काव्यालंकार में। भरत मुनि ने किसमें किया है? नाट्य में। कवि और पाठक को आधार मानकर भामह ने काव्य रचना की निम्नलिखित प्रयोजन बताए हैं। मतलब उनके अनुसार
काव्य की रचना की क्या प्रयोजन हो सकते हैं, क्या उद्देश्य हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैच क्षयम कलासु च करोत कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम। अर्थात भामा ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं में विलक्षणता, कीर्ति और प्रीति को काव्य प्रयोजन स्वीकार किया है। भामा ने किस किन चीज़ों को काव्य प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया है? उनका मानना है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं में विलक्षणता, कीर्ति और प्रीति, ये सब काव्य प्रयोजन हैं। और जबकि भरत मुनि ने क्या स्वीकार किया था? उन्होंने धर्म, यश, आयु का साधक, हितकारक, बुद्धिवर्धक और लोकोपदेशक, इन सभी चीज़ों को काव्य प्रयोजन माना था। आगे देखेंगे, इन प्रयोजनों की चर्चा करते समय भामा के सामने भरत का ही आदर्श था। यही कारण है कि दोनों आचार्यों द्वारा प्रस्तुत काव्य प्रयोजनों में पर्याप्त साम्य है। अर्थात भरत मुनि और भामा कृत जो हैं, दोनों ने जो काव्य प्रयोजन बताए हुए हैं उसमें थोड़ी बहुत समानता है, क्योंकि उनका समय एक था, जो चीज़ें उन्होंने देखी थी वही। वामन कृत काव्य प्रयोजन, वामन ने काव्य प्रयोजनों की चर्चा कर्ता की दृष्टि से की है। उनके अनुसार काव्य रचना दो प्रमुख प्रयोजन हैं। कौन कौन से? दृष्ट प्रयोजन और अदृष्ट प्रयोजन। उन्होंने लिखा है कि काव्यम सद दृष्ट अदृष्टार्थ प्रीत कीर्ति हेतुत्वात्। अर्थात वामन ने दृष्ट प्रयोजन से आनंद अथवा प्रीति को और अदृष्ट प्रयोजन में कीर्ति अथवा यश को स्वीकार किया है। उन्होंने दो प्रयोजन बताए थे, दृष्ट और अदृष्ट। अदृष्ट प्रयोजन से उन्होंने आनंद और प्रीति को, और दृष्ट प्रयोजन से आनंद और प्रीति को, अदृष्ट प्रयोजन से कीर्ति अथवा यश को स्वीकार किया है। आगे हम देखेंगे मम्मट कृत काव्य प्रयोजन, अर्थात मम्मट जी ने क्या लिखा हुआ है काव्य प्रयोजन के बारे में, इसको देखेंगे। मम्मट के सम्मुख भरत से लेकर कुंतक तक की पूरी परंपरा थी। अर्थात उनके बाद भरत तक ही देखा था, भरत मुनि और भामाकृत ने भरत तक ही देखा हुआ था, उन लोगों का देखा हुआ था, उसके हिसाब से उन्होंने काव्य प्रयोजन बताया हुआ था। लेकिन उसके पश्चात उन्होंने बहुत से अलग अलग आचार्यों के द्वारा काव्य प्रयोजन के विचार को सुना था। उन्होंने विभिन्न आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजनों को आत्मसात करके और उन्हें इस प्रकार ढाल दिया। अर्थात उन्होंने यह बताया कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर छतये सद्यः पनृतये कांता सम्मित तयोपदेशेजु। अर्थात मम्मट के अनुसार काव्य के 6 प्रयोजन हैं। कितने प्रयोजन हैं मम्मट के अनुसार? काव्य के 6 प्रयोजन हैं। कौन कौन से? यश की प्राप्ति, धन अर्थ की प्राप्ति, व्यवहारिक ज्ञान की उपलब्धि, अकल्याणकारी तत्वों का नाश, अलौकिक आनंद की प्राप्ति, पत्नी के समान मधुर उपदेश। मम्मट के अनुसार प्रयोजन 6 हैं। पहला क्या है? यश की प्राप्ति, धन अर्थात अर्थ की प्राप्ति, व्यवहारिक ज्ञान की उपलब्धि, अकल्याणकारी तत्वों का नाश, अलौकिक आनंद की प्राप्ति और अंतिम है पत्नी के समान मधुर उपदेश। काव्य प्रयोजन के मतलब काव्य का प्रयोजन, काव्य का उद्देश्य है मम्मट के अनुसार। यद्यपि मम्मट द्वारा प्रस्तुत काव्य प्रयोजनों में मौलिकता नहीं है, तथापि संग्रह की दृष्टि से उनका मत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। परवर्ती आचार्यों और काव्य शास्त्रियों ने मम्मट से प्रेरणा लेकर ही अपने मत प्रस्तुत किए हैं। मतलब इन्होंने जो बताया है, इनके पश्चात आने वाले विद्वानों ने इन्हीं से प्रेरणा लेकर काव्य प्रयोजन के बारे में बताया हुआ है। अब हम आगे देखेंगे। अब तक हमने संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन देखा। अब हम देखेंगे हिंदी काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन। हिंदी में रीतिकालीन अनेक आचार्यों ने तथा भक्तिकालीन कवि गोस्वामी तुलसीदास ने काव्य के प्रयोजनों पर विचार किया है। रीतिकालीन आचार्यों ने तो प्रायः संस्कृत आचार्यों का प्रभाव ग्रहण किया है। यहाँ कुलपति और देव द्वारा प्रस्तुत काव्य प्रयोजन प्रस्तुत हैं। अर्थात जो देव और कुलपति जी ने काव्य प्रयोजन के बारे में बताया है, कुलपति जी ने क्या कहा है? जस सम्मति आनंद अति दुखिन डाले खोय, होत कवित्त ने चतुराय बगत बाम बस होय। कुलपति जी ने जस, यश अर्थात संपत्ति, आनंद, इन सभी चीज़ों को काव्य का प्रयोजन माना है। देव ने क्या कहा है? ऊंच नीच और कर्म बस चलो जात संसार, रहत भव्य भगवंत जस नव्य काव्य सुखसार। आगे देखेंगे हम
आगे देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास और काव्य प्रयोजन। गोस्वामी तुलसीदास जी आचार्य नहीं थे, वे भक्त थे, कवि थे। अर्थात जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे वो कोई आचार्य नहीं थे, वो एक प्रकार से भक्त थे और कवि थे। अपने काव्य की रचना करते समय उन्होंने काव्य प्रयोजन की चर्चा भी की थी। उनका मत है कि कवि स्वांतः सुखाय अर्थात अपनी आत्मा की प्रसन्नता और आनंद के लिए काव्य की रचना करता है। कवि जो रचना करता है उसका उद्देश्य क्या होता है? स्वांतः सुखाय अर्थात अपनी आत्मा की प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए काव्य की रचना लिखता है। वह कहते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। उनका क्या मानना है कि कोई भी कवि जो होता है वह अपनी आत्मा की प्रसन्नता या आनंद के लिए लिखता है। उपर्युक्त विवेचन इस बात की पुष्टि करता है कि काव्य का मुख्य प्रयोजन क्या है? आनंद अनुभूति। आनंद की यह अनुभूति पाठक और श्रोता को भी होती है और स्वयं सर्जक कवि कलाकार को भी होती है। उनका कहना क्या है कि जब कोई कवि लिखता है उसको तो स्वयं आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन जब श्रोता उसको सुनता है, उसके द्वारा लिखी हुई बातों को या पढ़ता है, तो उसको भी आनंद की अनुभूति होती है। आगे देखेंगे हम, अगला है हमारा पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन। प्लेटो से लेकर I.A. रिचर्ड्स तक अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य के प्रयोजन पर अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। पाश्चात्य जो पश्चिमी काव्य जो विद्वान थे उन्होंने काव्य प्रयोजन के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और इनके विचारों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? लोक मंगलवादी या उपयोगितावादी, आनंदवादी और तीसरा है समन्वयवादी या मध्य मार्गी जो विचारधारा है। जो लोक मंगलवादी या उपयोगितावादी है, इस वर्ग में प्लेटो, रस्किन और टॉलस्टॉय के नाम मुख्य हैं। लोक मंगलवादी में अगर हम देखें तो जो प्लेटो हैं, रस्किन हैं, टॉलस्टॉय, इन लोगों ने प्रमुख रूप से काव्य प्रयोजन के बारे में बताया है। प्लेटो ने काव्य का चरम लक्ष्य लोक मंगल को माना है, लोगों की प्रसन्नता, लोक मंगल, लोक अर्थात लोगों की मंगल अर्थात प्रसन्नता को माना है। इसी के अभाव में उसने होमर जैसे महान काव्य सर्जक की भी आलोचना की है। उसके अनुसार काव्य का प्रयोजन है कि आंतरिक उदात्त भाव और सौंदर्य को उद्घाटित करना, लोक व्यवस्था और न्याय संगतता का परिपालन करना और जगत के सत्य रूप की ही अभिव्यक्ति करना क्या होता है? काव्य प्रयोजन होता है, अर्थात कवि के लिखने का एक उद्देश्य होता है। अगर हम रस्किन की बात करें तो रस्किन ने भी लोकमंगल की भावना को प्रधान मानते हुए काव्य प्रयोजन को बताया हुआ है। उन्होंने कहा है कि अधिक से अधिक जन समुदाय की अधिक से अधिक हित साधना ही क्या है? काव्य का प्रयोजन है, काव्य का उद्देश्य है। अगला क्या है हमारा? आनंदवादी दृष्टिकोण। आनंदवादी दृष्टिकोण का अर्थ क्या है कि आनंदवादी आलोचक काव्य प्रयोजन का आनंदवाद को मानते हैं। जो आनंदवादी दृष्टिकोण रखने वाले विद्वान हैं वह आनंदवादी आलोचक जो हैं वह काव्य का प्रयोजन आनंदवाद को ही मानते हैं। इन लोगों में मत है कि कला में नैतिकता का विरोध नहीं है, किंतु नैतिकता कला के लिए प्रासंगिक नहीं है। इनके अनुसार कला का एकमात्र प्रयोजन पाठक को आनंद प्रदान करना एवं उन्हें उल्लसित करना, अर्थात एक प्रकार से लोगों के मन को आनंदित करना ही आनंदवादी दृष्टिकोण वालों को मानने वालों का उद्देश्य होता है। अगला क्या है? समन्वयवादी या मध्यमार्गी। इसमें काव्य के प्रयोजन के विषय में पाश्चात्य आलोचकों और विद्वानों में सदैव मत जो है भिन्न रहा है, किंतु एक वर्ग की समन्वयवादी विचारधारा का भी पोषक था। उस मतलब कुछ लोग जो हैं समन्वयवादी विचारधारा वाले थे। मध्य समन्वयवादी दृष्टिकोण रखने वाले विचारकों में कौन कौन आता है? अरस्तु, ड्राइडन, होरेस और कौन आता है? फिर उनके बाद आ जाते हैं विक्टर कजिन, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आनंद के नाम प्रमुख हैं। ये सब क्या हैं? समन्वयवादी या मध्यमार्गी दृष्टिकोण रखने वाले हैं। ये था आपका चैप्टर जिसमें हमने आपको काव्य प्रयोजन का परिभाषा बताई, अर्थ बताया, संस्कृत काव्य शास्त्र में प्रयोजन बताया, हिंदी काव्य शास्त्र में प्रयोजन और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन के बारे में बताया। ये आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। इस आपके क्लास की इस चैप्टर की आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां आप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सभी चैप्टर्स आपको यहां पर कराए जाएंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जिससे वह भी पढ़ सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।